लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज द डिस्कशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दो तीन चीजें देखी थी उसमें। पहली बात, इफ यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ गैसेस देन यू कैन हैव टोटल प्रेशर एज द समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे? हर गैस को अकेला प्रेजेंट मानते हुए पूरे वॉल्यूम में वी कैन कैलकुलेट इट्स एनआरटी बाय वी एंड दैट विल गिव यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। और तीसरी चीज थी, जो तीसरा फॉर्मूला बन के आया था, दैट वाज partial pressure of an individual gas in the mixture will be equal to total pressure P total into mole fraction of that individual gas। ये चीजें की थी और इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। और एंड में हम लोगों ने ऐड किया था एक्वस टेंशन की बात। बोला था कि अगर कंटेनर के अंदर लिक्विड वाटर थोड़ा भी प्रेजेंट है तो इट विल हैव सम वेपर फेज मॉलिक्यूल्स आल्सो व्हिच विल आल्सो exert pressure on the walls and that's why total pressure will be more than the pressure exerted by the individual gases and that's why P net or P total will be P of dry gases plus the aqueous tension। and aqueous tension के बारे में एक important चीज देखी थी कि इसका value will be fixed at a fixed temperature। if you are increasing the temperature only then it will increase, if you are not changing the temperature it is not going to change। so at a given temperature aqueous tension का value fixed रहेगा और वो 100 डिग्री सी पे 1 atm हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर की थी। आज क्या कर रहे हैं, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस, मैंने पहले बोला N2 और O2 आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसी एक गैस को रखोगे, जैसे SO3 गैस को तुमने रख दिया कंटेनर के अंदर, ये खुद ब खुद पार्शियली डिसोसिएट होके SO2 और O2 में कन्वर्ट होता है। तो जब मैंने बोला पार्शियली डिसोसिएट होके, इसका मतलब पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ SO3 बचा हुआ रह जाएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट जो कन्वर्ट हुआ है वो SO2 एंड O2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो नाउ अगेन यू आर हैविंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना? इज इट ओके? Yes, When sir. I'm saying कि SO3 खुद ब खुद डिसोसिएट होकर, पार्शियली डिसोसिएट होकर SO2 O2 दे रहा है, तो रखा तुमने था SO3 ओनली इन द कंटेनर, बट आफ्टर सम टाइम क्या मिलेगा तुमको उस कंटेनर में? कौन कौन सी गैसेस मिलेंगी? SO2 and O2. सिर्फ SO2 और O2 या कुछ और भी मिलेगा? SO3 मिलेगा। SO3 भी बचा हुआ है क्योंकि पार्शियली हुआ है, कुछ मोल्स उसके गए हैं, कुछ मोल्स अभी भी बचे हुए हैं। दैट्स व्हाई we'll be having a mixture of SO3, SO2 and O2। now again you are having this mixture। याद करो मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने जब भी कहा था मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं तो उनके एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात कर सकते हैं ना। यस Yes, sir. नाउ अगर तुम्हारे पास तीन इंडिविजुअल गैसेज है, उनके मोल फ्रैक्शन पता है तो M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 ऐसा करके निकाल सकते थे। बट दिस टाइम तुमने अलग से खुद ऐड नहीं किया है, उन्हीं में से एक गैस को तुमने रखा था जो बाकी के दो गैसेज और दे रही। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीस टाइप ऑफ मिक्सचर व्हिच आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल गैस। ठीक है, तो मिक्सचर इज गेटिंग जनरेटेड बाय अ रिएक्शन when you are placing a particular gas। ठीक है, is it okay? Yes, sir. Now कभी Yes, कभी क्या होता है, there are some instances, उसमें कभी कभी क्या होगा ना, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COH, गैस फेज में अगर रखोगे it will have tendency to dimerize itself। वो क्या करेगा ना, वो दो मॉलिक्यूल कंबाइन होना स्टार्ट कर देगा और वो जो कॉम्बिनेशन होने से क्या होता है, you are getting individual CH3COH के molecules but you are having a dimer of एसिटिक एसिड आल्सो, जिसमें दो दो मॉलिक्यूल चिपक के एक मॉलिक्यूल बने हुए। इज दैट ओके? तो इट विल बी कॉल्ड एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन भी हो सकता है पार्शियल, एसोसिएशन भी हो सकता है पार्शियल। तो इन जनरल व्हेनेवर इट विल बी देयर, इट विल हैपन। तो व्हाट विल बी द मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसकी बात आज हम लोग पहले करने वाले एंड देन विल एंटर इनटू दैट सेक्शन, न्यू सेक्शन, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। समझ में आ रही बात? यस सर चलो Yes, sir. एक एक करके फिर से वापस जो मैंने बोला है सब मैं वापस बोलूंगा, घबराओ नहीं। लेकिन मैं लिखते हुए इसको वापस एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है? सो दैट नेम ऑफ द टॉपिक विल बी, Please explain the dimer thing again. like if you are having something called X, it is two molecules of X is getting converted into X2 type of thing। So two molecules are forming one molecule of X2 है ना। So this phenomenon will be called dimerization। तो इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है ना, दो मॉलिक्यूल्स X और X के मिलके X2 जैसा एक नया मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहे हैं ना। Okay, sir. Thank you. So this will be called association in general because two molecules are getting associated, it is called dimerization। If three molecules are getting associated, क्या बोलेंगे उसको? Trimerization. Trimerization. Multiple molecules, many molecules are getting Polymerization Polymerization. ठीक है।
So that is the term we are using here. So if dimerization is written, that means 2 molecules are getting associated. If trimerization is written, 3 molecules are getting associated, है ना? So इसकी भी बात करेंगे आगे हम लोग. So we are talking about M average or M observed. This is average molecular mass. Of partially dissociated or associated chemical substance. ठीक है, this is the name of topic. M average or M observed of partially dissociated or associated chemical substance. So जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, सिंपल सा है. N2O4 को रखोगे तो it will be partially dissociated into NO2 gas. SO3 को रखोगे तो partially dissociated into SO2 and O2 gas. NH3 को रखोगे partially dissociated into N2 and H2 gas. तो इस तरह के केसेस है, these are partial dissociation. एसोसिएशन का केस जैसे मैंने बताया, एसिटिक एसिड को रखोगे तो इट विल फॉर्म इट्स डाइमर, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक हो जाएंगे. दैट विल बी पार्शियल एसोसिएशन. ठीक है, तो इन सारे केसेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. मैं एक सिंपल सा केस बता रहा हूं. पहले मैं डिसोसिएशन के केस से एक फॉर्मूला निकालूंगा और उसको जनरलाइज कर दूंगा और बोलूंगा ये हर बार वैलिड है, तुम डिसोसिएशन की बात करो या एसोसिएशन की बात करो. ठीक है, तो फर्स्ट विल सी द केस ऑफ डिसोसिएशन. तो केस ऑफ सर, हाँ, आई हैड अ डाउट सर. आपने बोला था SO3 को एक वेसल में रख के उसको डिसोसिएट होने दिया, मतलब यूजुअली SO3 को डिसोसिएट होने के लिए कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज नहीं करना पड़ेगा. पूरी कहानी हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाई दैट इज हैपनिंग, अप टू व्हाट एक्सटेंट दैट विल हैपन, कौन कौन से फैक्टर हैं उसको अफेक्ट करेंगे. ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले. द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, ओके, आप थैंक यू. इसको डिटेल में समझेंगे. अभी जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन वी आर कीपिंग इट कि whenever you are placing SO3 gas inside a closed container, it will be partially dissociated. Okay, ठीक है ना? यस सर. Now I am saying कि something, मान लो कोई चीज XN था और वो कन्वर्ट हो रहा है N पार्ट्स में, डिसोसिएट हो रहा है. अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखा है, जैसे NO2 getting converted into N2O4 getting converted into NO2. ओके, ठीक है, ऐसा केस ले रहा है. अब यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन. तो किसको बोलते हैं देखते हैं. तो इनिशियली मान लो तुमने इसका 1 मोल लिया, तो इसका कोई मोल नहीं था, है ना, क्योंकि कुछ भी डिसोसिएटेड नहीं था. फाइनली मान लो 1 में से कुछ चला गया, तो 1 में से या पर मोल जितना कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय अल्फा. अभी बताओ, ये 1 माइनस अल्फा बचा है, तो इसका मतलब इसका अल्फा कंज्यूम हुआ है ना. Yes, sir. इसका 1 कंज्यूम होगा तो इसका n प्रोड्यूस होगा, इसका अल्फा कंज्यूम होगा तो इसका कितना प्रोड्यूस होगा? n minus alpha. N minus. अल्फा ना. यहां मान लो मैंने 2 लिख दिया, तो 1 से 2 प्रोड्यूस होगा, तो अल्फा से कितना प्रोड्यूस होगा? 12. तो अल्फा है ना. तो यहाँ पे अगर मैंने n लिखा है और बोला 1 से n प्रोड्यूस होगा, तो अल्फा से n इंटू अल्फा प्रोड्यूस होगा, है ना. Yes, sir. ठीक है, दैट्स व्हाई एट दैट मोमेंट इसके मोल्स जो होंगे वो n अल्फा मोल्स होंगे. इज इट ओके? यस सर. So please explain this once again. व्हाट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट यूजिंग स्टोइकियोमेट्री. इसका कंजम्पशन और इसका प्रोडक्शन का रेशियो 1:n होगा, है ना. Yes, sir. तो इसका कंजम्पशन अगर अल्फा है तो इसका प्रोडक्शन n अल्फा होगा, तभी तो रेशियो 1:n रहेगा, है ना. Yes, sir. समझा. Production is consumption is alpha, production must be n into alpha, है ना, तभी तो रेशियो 1:n रहेगा. Yes, sir. समझा. ना अब यहाँ पे सर हाँ जी बोलो.
So alpha moles of X is used की alpha moles of. अल्फा इसका कंजम्पशन है, Okay sir. इसके अल्फा मोल कंज्यूमर, इसलिए तो देखो इसमें दिखाया कि अल्फा कंज्यूमर, तो इसका प्रोड्यूस कितना हुआ, एक्स का एन अल्फा प्रोड्यूस हुआ है ना. ओके Yes sir. Now- Sir, हाँ जी, a doubt. In initial one, why have you written 0 moles? 1 लिखा है ना, दिस इज 1, दिस वाज नॉट देयर ना, जब तुमने SO3 रखा बर्तन में तो उसमें SO2O2 था क्या, No, sir. नहीं था ना, यू हैव प्लेस्ड जस्ट SO3 है ना, तो एट दैट मोमेंट ओनली यू हैव पुट द SO3 गैस और N2O4 गैस, एंड देयर वाज नो SO3 रखा तो देयर वाज नो SO2 and O2, एंड व्हेन यू हैव पुट N2O4 देयर वाज नो NO2 गैस, है ना. Okay, sir. So like 0 moles मतलब अभी तक कुछ बना नहीं है. स्टार्ट में कुछ नहीं बना था, जब तुमने प्लेस किया था, एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द गैस देयर वाज जस्ट दिस सब्सटेंस, नो देयर वाज नो एक्स, है ना. Okay, sir. Got it. सर कंजम्पशन अल्फा का क्या मतलब है कि मतलब उतना कन्वर्ट हो रहा है और बाकी नहीं हो रहा है ऐसे. इतना जा रहा है, माइनस किया ना इसको, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, है ना. अच्छा. तो 1 था, उसमें से अल्फा चला गया तो 1 माइनस अल्फा बच गया. 4 था, उसमें से 1 चला गया तो 3 बच गया, है ना. ठीक है. यस सर. Sir, alpha is amount of moles consumed, na? हाँ जी, इसलिए तो माइनस किया ना. ठीक है. तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन. यहाँ पे डिसोसिएशन है, बट इन जनरल इसको हम लोग डिसोसिएशन और एसोसिएशन बोलते हैं. इट इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल getting dissociated or associated. ओके. तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 1 में से कितना, है ना. इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट. Yes, sir. ना अब इसमें हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं कि टोटल मोल कितने थे, टोटल मास कितना था, एंड देन मॉलिक्यूलर मास की बात करने वाले हैं. सो इनिशियली टोटल मोल कितने थे सबके मिला के, 1 लिया था, है ना. और 1 मोल ऑफ एक्सन था, है ना. Yes. तो Yes. एक्सन का मास विल बी एक्सन का मोलर मास, क्योंकि 1 मोल लिया है ना. Yes, sir. 1 मोल ऑफ एक्सन का मास तो मैं लिख रहा हूँ m प्योर. इज इट ओके. Yes, Yes, sir. sir. लिखने का मतलब है जिसको प्लेस किया था उसका मोलर मास के बराबर है वो, है ना. सो उसका मॉलिक्यूलर मास भी मिक्सचर का क्या था, मतलब मिक्सचर, देयर वाज नो मिक्सचर एक्चुअली, तो m प्योर वाज द मॉलिक्यूलर मास, है ना. Yes, ये चीज sir. समझ में आई Yes, sir. ना. अब टोटल मोल कितना है बताओ. Finally. 1 minus alpha. Minus alpha plus n alpha. टोटल मोल प्लस एन अल्फा, है ना. 1 माइनस अल्फा इसके मोल्स, और दूसरी चीज जो है जो कि x है उसके कितने मोल्स हैं, एन अल्फा, है ना. Yes, sir. Yes, So sir. total moles is 1 minus alpha plus n alpha, that is 1 plus n minus 1 into alpha, है ना. Yes, sir. Yes, sir. क्या रिएक्शन में मास कंजर्व होता है या चेंज होता है, टोटल मास. Conserve होता है. Conserve. मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना. Yes, sir. Yes, sir. टोटल मास तो उतना ही रह जाएगा. M pure. बट अब क्या हुआ है, अब ये टोटल मास कितने मोल्स का मास है ना. Yes, sir. These many is having this much mass, तो मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं, पर मोल जो मास आता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, है ना. Yes, sir. Yes. पर मोल मास आ जाएगा तो m प्योर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना. इज इट ओके. So this is the molecular mass of X, N की X. नहीं, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. ठीक है.
मतलब okay? सर all the gases that are present. हाँ, xn and x both are present now, है ना? Sir, When but only xn was present, when only xn was present, molar mass was m pure, है ना? yes, sir. Because 1 mole का mass वही था. Now when you are having a mixture, the mixture is having these many moles and mixture is having this much mass. So per mole mass कितना हो गया? Total mass upon number of moles, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Or molecular mass of the mixture. Is it okay? Sir, but molecular mass तो molecules का ही होता है ना. If the gases are non-reactive, तो उनका how can we find out the molecular mass? Average molecular mass. Average molecular mass हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में नहीं पढ़ा था क्या? Yes, sir. पढ़ा था ना. तो now you are having mixture of xn and x, है ना? उसका भी कुछ तो molecular mass होगा ना average. Yes, sir. Yes, sir. Got it. So this is nothing but average molecular mass of the mixture. Okay? सर वो एम्प्योर बताओ ना एक बार क्या है. जैसे मान लो N2O4 है, उसका molecular mass आएगा 92, तो उसके 1 मोल का मास कितना होगा? 92 ग्राम, है ना? यस सर. तो 1 मोल का मास 92 ग्राम होगा, तो उसका molecular mass 92 था और उसका टोटल मास 92 ग्राम था, है ना? हाँ दैट इज द एम्प्योर. बट अगर N2O4 पार्शियली NO2 में कन्वर्ट हो जाए तो नाउ यू आर हैविंग मिक्सचर ऑफ N2O4 एंड NO2, है ना? यस. तो उस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. इज इट ओके? यस सर. So this is average molecular mass of mixture. Is it okay? कहीं डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज पहले नोट कर लो, फिर इसको और डिटेल करके एग्जांपल्स के साथ देखेंगे. सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार फिर से बता देंगे? जब फॉर्मूला काम करने लगेंगे ना तो बाद में यही फॉर्मूला काम आएगा, इस पे आराम से काम हो जाएगा. तो कोई दिक्कत है तो बताओ. इंडिविजुअली कुछ इशू आ रहा है तो बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा. हाँ जी सर मेरे को ये नहीं समझा, अगर अल्फा मोल कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट का तो फिर एन अल्फा मोल कैसे बन रहा है प्रोडक्ट का? मोल कंसेप्ट रिवाइज करो तुम बहुत अच्छे से. पहले तो मोल कंसेप्ट में स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था ना? यस सर. तो क्या पढ़ा था? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड बाय उसका कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय उसका कोएफिशिएंट, है ना? हाँ सर. ओके सर. अप्लाई करके देखो. यस सर, समझा. थैंक यू. पढ़ेंगे तो मोल कंसेप्ट नहीं भूल जाएंगे, ठीक है? हमेशा ध्यान में रखने का ये. यस सर. ठीक है, चलो नोट कर लिया सब लोगों ने? Yes, sir. ओके सर वीक में फिजिकल केमिस्ट्री को कितना डेज दे? जिस चीज में कॉन्फिडेंस ना आए उसमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली टेस्ट देना है. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट अ चैप्टर और अ सेक्शन तो चलेगा, उसको वीकली एक बार दे दिया या 2 वीक में एक बार दे दिया चलेगा. पर जिस चीज में कॉन्फिडेंस ना हो उसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली हर 2-3 दिन के बाद एक टेस्ट दे देने का उसका. ठीक है सर प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन कितना टाइम में करना चाहिए? क्या क्या फिर से बोलो? प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन कितना टाइम में करना चाहिए? दैट विल डिपेंड. इफ यू आर नॉट क्लियर तो पूरे दिन में भी नहीं हो पाएगा. इफ यू आर क्लियर अबाउट द थिंग्स तो दैट मे टेक 1 आवर मैक्सिमम. तो इट विल डिपेंड ऑन द पर्सन, है ना, कि तुम्हारी क्लैरिटी अभी तक कितनी. ठीक है. दूसरी चीज जो मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि मेक अ शॉर्ट नोट्स व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टूड ना, तो 3-4 पेज में लिखी हुई चीज को यू कैन राइट इन हाफ अ पेज. ठीक है. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, हाँ सर. समझी हुई चीज को हम लोग जो एक पूरे 5 मिनट में बोला जा सकता है उसको 2 लाइन में भी बोला जा सकता है अगर समझ गया चीज को, है ना? तो इट इज जर्नी फ्रॉम 0 अंडरस्टैंडिंग टू 100% अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. So when you have reached up to around 90 to 100% understanding, na, you can have those things in a very few lines only. So if you have written already those lines, उसी लाइन को देख लेना है, बस हो गया रिवीजन, है ना? ओके सर, थैंक यू. सर 11th का फिजिकल का पोर्शन आप बता सकते हो कब तक होगा, कौन से महीने? तेरे को क्यों चाहिए ये बता? सर ऐसे ही पूछ रहा था बस. इतना फालतू है क्या तू? इतना बेरोजगार है? ऐसे ही कोई काम कर रहा है? इतनी फुर्सत है तेरे पास? अगर इतनी फुर्सत है तो मुश्किल है कंपटीशन क्रैक करना. चलो डन. So can you once explain that part about fraction wala part, fraction of this one?
मान लो तुम्हारे पास 5, जैसे मैंने ये बताया कि देयर वर 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके, उनमें से 1 इज गेटिंग कंज्यूम और मान लो 2 इज गेटिंग कंज्यूम, ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम? 2/4 है ना, 1. Yes, sir. 2/4 है ना, 2/4 is half, so that alpha will be half. Okay, sir. So when we are saying alpha is the fraction of reactant molecules getting dissociated or associated, मान लो तुम्हारे पास 4 moles थे, उसमें से 1 mole कंज्यूम हो गया है, तो 1 mole कंज्यूम होने की वजह से वो 4 में से 1 कंज्यूम हुआ है, तो 1 में से कितना होने एवरेज हुआ है? 1/4 है ना, Yes, sir. 1 out of 4, that means fraction is 1/4 है ना, तो alpha will be 1/4. Okay. Okay. So, sir, the value of alpha will also depend on the amount of initial moles we are taking of the product. नहीं, तो alpha will be total moles consumed by total moles present, है ना, हाँ, sir. ठीक है, तो अल्फा को हम लोग क्या बोल देंगे? इट विल बी टोटल मोल्स कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनिशियली प्रेजेंट, है ना। Sir, in a अगर constant मान लो सारा का सारा कंज्यूम हो जाता तो अल्फा कितना? 1. 1, और कुछ भी कंज्यूम नहीं होता तो 0. 0. अल्फा का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 0 और 0 to 1. में रहेगा, है ना। तो दिस इंडिकेट्स जीरो कंजम्पशन, दिस इंडिकेट्स कंप्लीट कंजम्पशन, है ना। Sir, और her reaction will be a constant, ना? हर रिएक्शन में For every reaction, alpha will be constant, ना? नहीं ना, अल्फा विल नॉट बी कांस्टेंट, और उसी की कहानी हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, ठीक है, तो वो कहानी हम लोग एक अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी के लिए अल्फा या तो दिया हुआ रहेगा तो एम एवरेज पूछेगा, एम एवरेज दिया हुआ रहेगा तो अल्फा पूछेगा, ठीक है। ये सारा लिख लिया ना सब लोगों ने? यस सर, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हो गया इसी एम नहीं सर, नीचे नीचे टोटल मास कंज्यूम अपॉन टोटल मोल, अल्फा के ओके। नाउ अब जो मैंने ये डिराइव किया ना फॉर्मूला, इट इज वैलिड फॉर एसोसिएशन एज वेल एज डिसोसिएशन, ठीक है। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, मैंने अभी जस्ट एक फॉर्मूला लिखा है, ये जो मैंने लिखा है इसके लिए फॉर्मूला सर, फॉर एग्जांपल हमको ना कंजम्पशन मास के टर्म्स में दिया, तो पहले हम लोग मोल्स ढूंढ के फिर हाँ उसको जी, फ्रैक्शन में अल्फा लाना के लिए होगा। उसको मोल्स में जाना पड़ेगा, यस। मतलब अल्फा इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मोल्स। मोल्स, यस, इट इज अबाउट नंबर्स ना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड। ओके सर। ओके, नाउ सो लेकिन क्या होगा ना, अगर मास टोटल इनिशियल दिया और मास कंज्यूम्ड भी दिया हुआ है ना, तो वहां से यू विल बी गेटिंग द सेम नंबर, है ना, क्योंकि ऊपर भी तुम मोलर मास से डिवाइड करोगे, नीचे भी तुम मोलर मास से डिवाइड करोगे, तो वो दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, है ना। यस सर। तो फर्क नहीं पड़ेगा फॉर द रिएक्टेंट इटसेल्फ। तुमने अगर बोला 10 ग्राम में से 2 ग्राम गया है, तो वो अभी भी वो 20% कंज्यूम हुआ है, तो अल्फा इज 0.2, ठीक है। सर दोनों मास में नहीं तो दोनों मोल्स में होना चाहिए। हाँ, दोनों मास में या दोनों मोल्स में, ऐसा नहीं कि एक मास एक मोल, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, ये चीज जो है ना, इसी को मैं एम एवरेज लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और एम ऑब्जर्व लिख रहा हूँ, एंड दैट इज हैविंग फॉर्मूला एम प्योर डिवाइडेड बाय 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा। तो मैंने डेराइव तो ये किया था डिसोसिएशन के लिए, बट नाउ आई एम क्लेमिंग दिस इज वैलिड फॉर एसोसिएशन एज वेल एज डिसोसिएशन। Valid for association as well as dissociation। बट यहाँ पर एक टर्म है जिसको वापस से डिफाइन करना पड़ेगा, जस्ट अलग से उसको डिजाइन करते ही you will be having this formula valid for both the cases where n is equal to summation of
coefficients of product divided by coefficient of reactant. ठीक है, सो दैट गिव्स यू शॉर्टकट कि एक प्रोडक्ट बने या मल्टीपल प्रोडक्ट बने, एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, उन सारे केसेस में दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ठीक है, इसको नोट कर जाओ, फिर सारे टाइप के केसेस देखेंगे, एसोसिएशन का, डिसोसिएशन का, डिसोसिएशन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हो तो क्या, उन सारे केसेस में इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है सर, हाँ जी, सर एम प्योर कोई एक एलिमेंट के लिए यूज होगा कि कंपाउंड के लिए यूज होगा? नहीं, उस जिस सब्सटेंस को तुमने रखा था कंटेनर के अंदर, दैट इज हैविंग मोलर मास m2। ओके, m pure is the molecular Okay, sir. mass of the substance which you have placed inside the container। ठीक है, ओके सर। सर ये लास्ट फॉर्मूला स्टोइशियोमेट्री से ही आया ना? हाँ कौन सा, ये वाला ना? हाँ, तो वहीं से तो किया ना ये सर सब। उसके नीचे उसमें अब ये काम जो मैंने किया ना, दिस इज ए ट्रिक जो काम करेगा, क्योंकि मैंने डिराइव किसके लिए किया था, देखो डिसोसिएशन के लिए है ना, हाँ सर, और वहां भी एक ही प्रोडक्ट था, उसमें n दिख रहा था, बट अब मैंने इस n की कहानी बदल कहा, तुमको डिसोसिएशन लेना है, एसोसिएशन लेना है, दोनों में एक प्रोडक्ट बन रहा हो या मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हो, दोनों केसेस में you can use the same formula if you're just changing the definition of this n a little bit, and that will be defined not as this। ठीक है सर अगर रिएक्टेंट x से ज्यादा हुए तो? अरे तो वो केमिकल सब्सटेंस का पार्शियल डिसोसिएशन नहीं हुआ ना, फिर So, प्रोडक्ट एक से ज्यादा हुए तो कैसे होगा? तो भी हो जाएगा ना, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, we'll be writing the reaction, we'll see the example, है ना, don't worry। ओके सर। तो यहाँ पर मैं जो m pure बोला था, that is molecular mass of substance placed initially। ठीक है, सर n का फॉर्मूला स्टोइशियोमेट्री से आया ना? हाँ डन नाउ। Yes. याद करो वेपर डेंसिटी करके कुछ पढ़ा था ना मोल कंसेप्ट में, यस सर। व्हाट वाज दैट? साइज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। नहीं, उल्टा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। मास डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो मैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 को वेपर डेंसिटी अगर बोलूं, तो मॉलिक्यूलर मास को मैं वेपर डेंसिटी इनटू 2 बोल सकता हूं ना। यस सर। तो अभी क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को हम लोग जरा सा चेंज भी कर सकते हैं, ये m ऑब्जर्व्ड को मैं 2 इनटू वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड लिख सकता हूं ना। ओके, एंड m प्योर को 2 इनटू वेपर डेंसिटी प्योर लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इनटू अल्फा। So that gives you the relation between vapor density observed and vapor density pure। सेम रिलेशन है, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, दिस इज अनदर फॉर्मूला। This is also the vapor density of the entire mixture, na? Again, Vd pure is the vapor density of the substance which you have placed, and Vd observed is the average vapor density of the mixture which you are getting after some time, है ना? सर वहाँ पे आपने एम एवरेज और एम ऑब्जर्व लिखा है, यहाँ पे आपने वीडी ऑब्जर्व ही क्यों लिखा है सर? लिख देना Vd एवरेज, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ओके चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मतलब सर हम लोगों को यही तो फॉर्मूला याद रखना, एन हाँ एम जी, एवरेज और बस यही तो। यस यस, एंड डेरिवेशन या फिर वैसे भी एक मालूम है तो दूसरा पता है ना, यस और एम ऑब्जर्व की जगह वीडी ऑब्जर्व लिख दिया, एम प्योर की जगह वीडी प्योर लिख दिया, ये तो फर्क पड़ा है ना। सर मैं पूछ रही हूँ कि जो वो होता है ना डेरिवेशन, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो डेरिवेशन था, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली डेरिवेशन से आते थे, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली इसी फॉर्मूला पे मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है, सो पहला केस ले रहा हूं मैं, जैसे एक सिंपल सा है N2O4,
N2O4 जब जाता है ना तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NO2. बैलेंस कैसे करें बताओ जरा. हाउ टू बैलेंस इट? 2 सर आगे सो दैट्स वन थिंग. अभी बताओ यहाँ n कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 2 2 बिकॉज प्रोडक्ट में एक ही है प्रोडक्ट और उसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट 1 रखा है ना, इट विल बी 2. इज इट ओके? यस सर. m प्योर कितना है इसका? कैलकुलेट करोगे, you'll be getting 92. ओके. नाउ m ऑब्जर्व्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो we'll apply this फॉर्मूला है ना, 92 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा है ना. अब इसमें मान लो तुमको m ऑब्जर्व्ड दिया हुआ तो अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा दिया हुआ तो m ऑब्जर्व्ड निकाल सकते हैं. क्लियर ना? यस सर. तो चलो एक और कॉलम बना देता हूं मैं. ये m ऑब्जर्व्ड और m एवरेज है. इसी में अगर VD ऑब्जर्व्ड पूछ दिया और VD एवरेज पूछ दिया, फिर क्या लिखेंगे बताओ? VD ऑब्जर्व्ड will be equal to VD pure by 1 plus n minus 1 into alpha है ना. सर सेम नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पर m ऑब्जर्व्ड में यहाँ m प्योर लिख रहे हैं, Twice तो into प्योर लिखना होगा, 46 92. लिखना होगा. ओके क्लियर ना? यस सर. नेक्स्ट एग्जांपल. अब यही काम तुम लोग करके बताओ. SO3 के लिए जैसा मैंने बताया, you can write SO3 giving SO2 plus O2. मैं रिएक्शंस लिख दे रहा हूं, बाकी काम तुम लोग करो. तीसरा PCl5 to PCl5 giving PCl3 plus Cl2. और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं एसोसिएशन का. एसोसिएशन में CS3COOH गैस, इसको गैस फेज के. तो CS3COOH is giving you CS3. सर वो 2 माइनस 1 अल्फा है ना ऊपर वाला, क्या? ये 2 माइनस 1 है ना, 1 प्लस 2 n माइनस माइनस 1 में n2 है तो n माइनस 1 इज 2 माइनस 1. ठीक है. अब जरा ये चार्ट फिल कर जाओ तुम लोग. सर हाँ जी. सर क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू गिवन होगा? मतलब दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं. अल्फा दिया रहेगा तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, या फिर दूसरा अल्फा ये दिया हुआ रहेगा तो अल्फा निकाल सकते हैं ना. ओके सर. मतलब दो चीजें, एक ये है और एक ये है. इन दोनों में से कोई एक दे दे तो दूसरा निकाल लेंगे ना. यस सर. तो इसको कैसे बैलेंस करें? 2SO3 बैलेंस है ना. बताओ n का वैल्यू 2 plus 1 by 2, that is 3 by 2. m प्योर इसका कितना होता है? तो 80 होता है. मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 80 आए, तो इसको क्या लिखेंगे? 80 अपॉन 1 प्लस 3 by 2 माइनस 1 इंटू अल्फा. और यहाँ पे लिखेंगे 40 अपॉन 1 प्लस 3 by 2 माइनस 1 इंटू अल्फा. इसको कैसे बैलेंस करें? सर एक बार फिर से बताएंगे एम्पियर आपने कैसे ढूंढा? एम्पियर मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस. इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? 32 प्लस 16 इंटू 3. हाँ हाँ ओके थैंक यू. PCl5 ये बैलेंस्ड है क्या? हाँ सर ये बैलेंस. Yes, sir, it's balanced. 2 by 1 1 plus 1 by 1 that is 2 है ना. तो और एम्पियर कितना होगा? तो ये 31 होता है और ये 35.5 इंटू 5. बताओ कितना होगा? 208.5. यस सर. 208
208.5. अब यहाँ क्या लिखेंगे 208.5 बाय 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे 104.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। इसमें एक बताओ ये बैलेंस्ड है क्या, लास्ट वाला? तो 2CH COH यहाँ पे 2 लिखना होगा, है ना, तब बैलेंस होगा। अभी अल्फा कितना? half केस ऑफ एसोसिएशन, दीज आर डिसोसिएशन, है ना। बताओ कितना होगा अल्फा? 1/2 1/2। तुम्हारा एसोसिएशन का केस होगा ना, तो वहां पे अल्फा का वैल्यू जो होगा ना वो एन का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में जब भी व्हेनेवर यू आर हैविंग डिसोसिएशन एन विल बी ग्रेटर देन 1 एंड एसोसिएशन के केस में एन विल बी लेस देन 1। दैट्स द इंडिकेशन ऑफ एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन। सो दिस हाफ इज लेस देन 1, सो दिस इज एसोसिएशन। तो नाउ इसका देखोगे मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 60 है। विल राइट 60 अपॉन 1 प्लस हाफ माइनस 1 इंटू अल्फा, और यहां पे लिखेंगे 30 इंटू 1 प्लस हाफ माइनस 1 इंटू अल्फा। लास्ट वाला एक बार रिएक्शन वो पूरा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला? एसोसिएशन पार्ट। देखो बैलेंसिंग समझ में आ रही है ना? यस सर। नाउ उसके हिसाब से अल्फा क्या होता है, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, है ना। हाँ सर। तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, तो 1/2 इज द एन, ठीक है। यस सर। तो मैंने बोला कि देयर इज अ हिंट कि कैसे पता चलेगा एसोसिएशन है। इफ यू आर गेटिंग एन का वैल्यू लेस देन 1 दैट इज एसोसिएशन, है ना। यस सर। नाउ एम प्योर कैसे निकालेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास दैट यू कैन कैलकुलेट 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, है ना। तो आ जाएगा। यस सर 60। अब एम प्योर पता है, पता है, इसी फॉर्मूला में रख दिया। ओके सर। बढ़े आगे। सो क्वेश्चन में वो लोग लाइक देंगे ना लाइक दिस सब्सटेंस गैस एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड इनटू दिस प्रोडक्ट। नहीं भी दिया तो रिएक्शन मालूम है तो हम लोग पता कर सकते हैं ना। अच्छा प्रोडक्ट बोल रहे हो, ये चारों याद रखना, ये चारों याद रखना, इसमें हो सकता ना दे, ठीक है। ओके बस ये चारों को चार। याद रखिए, हाँ बाकी अगर देगा तो वो दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर। इन चारों को याद रखना। सर वो N2O4 PCl5 का नाम क्या है? हाँ N2O4 और PCl5 का नाम क्या है? डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बोलते हैं इसको। PCl5 इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। एक और है, एक और डिसोसिएशन का एग्जांपल दे देता हूँ मैं, NS3। ये फर्स्ट वाला हो गया ना सबका। एक और दे देता हूँ मैं, फिफ्थ वन है, दैट इज आल्सो डिसोसिएशन ऑल्सो, NS3 गैस। ये जाता है N2 गैस प्लस H2 गैस। बताओ जरा बैलेंसिंग बताओ। So 2NH3 and 3H2. 3H2 व्हाट इज N? 3 plus 1/2. 1/2 दैट इज 2 ऑन गया, 4/2 टाइम पर इसका 17 है, so this will be 17 by 1 plus 2 minus 1 into alpha, and this will become 8.5 by 1 plus 2 minus 1 into alpha, है ना। ये सिंगल रिएक्टेंट हो गया। अगर डबल मतलब दो रिएक्टेंट होंगे तो कुछ चेंजेस नहीं है ना सम में? नहीं देखो जब भी हम लोग डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात करते हैं, किसी एक सब्सटेंस की बात करेंगे ना, कि मैंने SO3 रखा एंड दैट इज गेटिंग डिसोसिएटेड, है ना, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। सबका हो गया ना। नहीं सर एक मिनट। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मैं बता देता हूँ।
मैं यहाँ जैसे लिख रहा हूँ into SO2 and O2 32 calculate its degree of dissociation. सर वो किस में डिसोसिएट होगा वो देंगे क्या क्वेश्चन में? मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट मैंने जो 5 एग्जाम्पल दिया उसमें हो सकता है ना दे, ठीक है, फॉर दीज 5 एग्जाम्पल्स। ओके सर। किसी का आंसर आया क्या? So 1/2. 1/2. Okay. Anyone else having same answer or different answer? Sir, 1/2. 1/2. Okay. सिंपल सी चीज है, यही वाली चीज है ना। इसी रिलेशन में देखो यहाँ पर दिस थिंग इज गिवन एज 32 है ना। तो जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि इसको रट्टा मारना है ना, इसको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक फॉर्मूला जो मैंने बोला था वो याद रखना है। तो वी कैन से कि यहाँ पे SO3 गैस इज गोइंग इनटू SO2 गैस, O2 गैस है ना। इसको बैलेंस किया तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग N निकालेंगे। तो फर्स्ट विल राइट द रिएक्शन, विल बैलेंस इट, एंड बेस्ड ऑन बैलेंसिंग वी आर कैलकुलेटिंग N, that is 2 plus 1/2, that is 3/2. And then we are writing BD observed equals BD pure upon 1 plus N minus 1 into alpha. So now BD observed दिया हुआ है क्वेश्चन में, that is 32 equals BD pure क्या होगा, तो molecular mass M pure by 2 हो जाएगा ना, that is 80/2 whole divided by 1 plus 3/2 minus 1 into alpha. और इसी को सॉल्व करना है, तो we are getting 32 1/2. yes. यहाँ से कैलकुलेट करोगे अल्फा इज 1/2 और परसेंटेज में पूछे तो 50% है ना, परसेंटेज भी पूछ सकता है। तो हाफ जाने का मतलब है जितना था उसमें से आधा चला गया, दैट मींस 50% चला गया ना। हाँ जी सर I wanted to ask कि when we are saying degree of dissociation उस पे कुछ ऐसे टाइम लिमिट होता है क्या कि the number of moles of product converted reactant converted into the product in 1 minute or something like that? होता है, वो एक अलग चैप्टर है 12th क्लास का, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स विद टाइम, ठीक है। बट फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टाइम based observation is mathematically so difficult that it is not in your sense, ठीक है। Yes, sir. एडवांस में थोड़ा बहुत हम लोग बताते हैं, बट मेडिकल या मेंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एडवांस में भी बहुत लिमिटेड वे में इस टाइप के रिएक्शन का टाइम बेस्ड कंसंट्रेशन चेंज हम लोग बताते हैं। नॉर्मली वन वे रिएक्शन जो होता है ना, जिसमें सिंपली एरो रहता है कि जो कंप्लीट होने वाला है, ऐसे रिएक्शन का हम लोग टाइम बेस्ड ऑब्जर्वेशन काइनेटिक्स में बताते हैं, दैट इज 12th क्लास चैप्टर, ठीक है। सर यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो हम लोग सिर्फ हाफ तक निकालेंगे और अगर परसेंटेज पूछा होगा तो हम 50% लिखेंगे ना? 200 कर देंगे, यस, ओके ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाफ, और इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज 50% डिसोसिएटेड, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ जी, अगर मास के फॉर्म में दिया हुआ रहता तो फिर हम पहले मोल निकालते फिर बाद में सॉल्व करते ना। जैसे क्या दिया हो रहा था ऐसा, डायरेक्टली कोएफिशिएंट के फॉर्म में नहीं दिया है, SO3 का मास दिया है कि इतने मास का मॉलिक्यूल लिया कहाँ है दिया है मास, कुछ भी नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो ऐसा पूछ रही हूँ। नहीं तो मास दिया हुआ है और बोले कि 50 ग्राम 100 ग्राम इनिशियली था, कुछ देर के बाद इट्स मास इज 60 ग्राम। हम लोग क्या बोले कि 100 में से 60 गया, तो दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन ऑफ अल्फा, है ना, ठीक है। 100 ग्राम वाज देयर एंड फाइनली इट इज 60 ग्राम ओनली SO3, तो 40 ग्राम इज कंज्यूम्ड, सो हम लोग बोलेंगे अल्फा इज पॉइंट। तो उस तरह का इंफॉर्मेशन तब देगा व्हेन दे आर ट्राइंग टू गिव यू द डेटा ऑफ अल्फा। यहाँ पे अल्फा तो पूछा जा रहा है ना। Yes, sir. Okay. Okay. Next question is a gaseous sample of acetic acid
is 60% dimerized. Calculate its observed सर वो 60% के बाद क्या लिखा है सर? dimerized. सॉल्व करो. सर 60% के बाद क्या लिखा है? Dimerized. Sir, is it 85.5? 80. How much? I got 85.5. Exact. मतलब हाँ. Exact आया तो मैं wrong बोल दूंगा. Sir, I got 75. No, that is definitely wrong. Acetic सर acid क्या मतलब होता है? मेरा 600/7 आया है. 100. Right, that is right, but that is not exactly 85.5 है ना. हाँ सर एग्जैक्ट नहीं है. This one is there. Dimerized बोला. Dimerized मैंने समझाया था ना, क्या होता है इसका मतलब? CH3COOH 3COH का एक एक हो जाता है. दो में कन्वर्ट होगा. Twice कर देंगे तो that is dimerized product, है ना. कैसे बैलेंस करें? सर 2CH3COH. 2 लिख देंगे, है ना. So definitely यहाँ से पता चला N is 1/2 है ना. So M observed will be M pure divided by 1 plus half minus 1 into alpha. Now M pure इसका 60 होता है ना. M pure का मतलब है जो लेफ्ट साइड में चीज लिखी गई है उसका मॉलिक्यूलर मास. इसका मॉलिक्यूलर मास इज 60 बाय 1 प्लस या फिर यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा अल्फा/2 है ना. अल्फा कितना है? सर 3/5 हो जाएगा. ओके, बिकॉज इट इज 60% डाइमेराइज्ड. इसका मतलब है अल्फा इज 60/100 है ना. सो दैट इज 3/5. So this is 3/5. So when you solve it, you will get 600/7, which is 85.7 जैसा कुछ आएगा. 71 ऐसा कुछ आना होगा. सर 85.71. हाँ, क्लियर ना? डन? No, sir. अभी हो गया ना? Yes, sir. Sure. Now we are entering into a new topic which is called diffusion and diffusion of gases. बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे, then we'll write the theoretical point and then we'll go into the numerical application. सबसे पहली बात, डिफ्यूजन क्या है? मान लो मैंने यहाँ पर एक परफ्यूम की बोतल रखी और उसका ढक्कन खोल दिया, उसका कैप हटा दिया. What will happen? The smell will spread. Smell will spread throughout the room, है ना? Yes. Throughout the room का मतलब क्या है? मैं अगर उसको फ्लोर पे भी रख दूं ना तो ऊपर फैन के पास भी वो स्मेल जाती है ना, फ्रेग्रेंस जाती है. Yes, sir. सो हो क्या रहा है एक्चुअली? ऐसा क्या हो गया कि मैंने ढक्कन वहां खोला और वहां फैन के पास मेरे को It is moving from high concentration to low concentration. Particles. मूवमेंट हो रहा है ना. Yes, sir. इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना. Yes, sir. So that's why what we say कि whenever you are having a gas entering into an environment, it will be intermixed with the other remaining gases even against the gravity, है ना. Yes, sir. This intermixing is called diffusion. Yes, sir. Is it okay? उसमें Yes, से sir. gas निकली which is getting diffused in the present environment, है ना. Okay. Yes, sir. That is Yes, called diffusion. I'm repeating it again. What I'm doing, I'm introducing a new gas in a given environment. So that new gas is going to be intermixed with the remaining other gases, even against the gravity, है ना, in all the directions in general. Yes, sir. Yes, sir. So that phenomenon is called, that phenomenon of intermixing of one gas with the other remaining gases is called diffusion. ठीक है? Yes, sir. जो नया गैस तुमने इंट्रोड्यूस किया, that is getting diffused with the other remaining gases or that is getting diffused in the
environment present. Is it okay? चलो अब इसमें एक पॉइंट आया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स की नीचे जैसे वो पैरेलल यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसा मूवमेंट होगा वैसा ही वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, दैट्स वन थिंग. अब मान लो मैंने एक बलून लिया और उसमें एक पिन मार दिया, क्या हुआ? व्हाट विल हैपन? balloon will burst. इसका मतलब क्या हुआ? जो air inside the balloon. अंदर की एयर बाहर निकल गई है ना? यस यस सर, तो निकल गई बाहर बिकॉज कंसंट्रेशन ज्यादा था, Due to pressure gradient. प्रेशर ज्यादा था, बाहर का प्रेशर कम था. कम था. Pressure imagine- gradient is formed. इमेजिन कि मैंने उस बलून को एक ड्रम में रखा है जिस ड्रम के अंदर पहले से गैस भरी हुई है और उस गैस का प्रेशर जो है वो 5 atm पे मैंने मेंटेन किया ड्रम के अंदर, और उसके अंदर एक बलून रखा है जिस बलून के अंदर जो प्रेशर है वो 2 atm है. अब मैं बोल सकता क्या होगा? सर जो बाहर की एयर है वो बलून की एयर में जाएगी. वेरी गुड. बलून में बाहर गैस की भरेगी. गैस अंदर जाएगी है ना, हाँ सर, और बढ़ जाएगा वहां पे है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस. बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम है, तो अभी नेट मूवमेंट ऑफ द गैस जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, है ना. हाँ सर, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि इफ्यूजन वर्ड यूज किया जाता है. दूसरा टर्म जो है इफ्यूजन, इसका मतलब है इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेज और नेट मूवमेंट ऑफ गैसेज थ्रू अ पिन होल ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर. इज इट ओके? Yes, sir. यस सर. हाँ, क्या डाउट है किसी ने पूछा? थ्रू अ पिन होल क्यों? पिन होल का मतलब बहुत ही स्मॉल होल है ना. तो इफ्यूजन में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वी क्रिएट अ वेरी स्मॉल होल, देन इट इंश्योर्स कि व्हाटएवर विल बी द प्रेशर डिफरेंस उसकी वजह से उसका मूवमेंट होगा, है ना. ओके सर, ये मूवमेंट तब तक होगा ना जब तक प्रेशर इक्वलाइज नहीं Equalize होगा. ना हो. ठीक है, मूवमेंट ऑल द टाइम होता है बट नेट मूवमेंट मतलब इफ यू आर हैविंग एक इंटरफेस है जिसको या एक डिवाइडर है जिसको हटा दिया तो प्रेशर डिफरेंस नहीं भी है तो भी मूवमेंट होता रहेगा इधर से उधर. ठीक है, लेकिन जितने मोल्स अगर प्रेशर बराबर है तो जितने मोल्स इधर से उधर जाएंगे उधर से भी उतने मोल्स इधर आएंगे ताकि प्रेशर हमेशा इक्वलाइज रहे. बट इफ देयर इज डिफरेंस इन प्रेशर देयर विल बी नेट मूवमेंट. मान लो इधर का प्रेशर ज्यादा है उधर का कम है तो इसके इधर से ज्यादा गैस उधर जाएगी, उसके उधर से कम गैस इधर आएगी, है ना. ठीक है, बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ पिन होल तो उसमें कह सकते हो कि मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा बिकॉज देयर इज अ पिन होल, तो एक ही डायरेक्शन से वो मूवमेंट पूरा होगा पूरे टाइम एंड इट विल बी फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन. इज इट ओके? यस सर. चलो तो एक एक करके दोनों पॉइंट लिख लेते हैं आज. हाँ जी, अगर प्रेशर सेम होगा तब क्या होगा? प्रेशर सेम होगा और तुमने अगर पिन होल जैसा केस क्रिएट नहीं किया है तो फिर गैस का आना जाना लगा रहेगा बट प्रेशर विल ऑलवेज बी सेम. तो वहां पर कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा. ऐसा नहीं कि इधर 5 मोल है इधर भी 5 मोल है तो कम या ज्यादा हो जाएगा. देयर विल ऑलवेज बी 5 मोल ऑन दिस साइड 5 मोल ऑन दैट साइड. ठीक है, यस सर. सो लाइक मान लो तुमने बॉडी. हाँ जी बोलो. Gas will still move even though pressure यस is. यस यस यस. अब अभी गैस में देखो ना, यहाँ हर जगह प्रेशर अगर मैं बोलूँ कि 1 atm है, अभी भी गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ना, हाँ sir, yes. है ना. Yes, if the pressure difference is not there, there is movement but there is no net movement, है ना. यस सर. जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है इधर 5 था इधर 4 था, अभी कुछ देर के बाद इधर भी 4.5 और इधर भी 4.5 हो गया, है ना. Yes sir. ठीक है, तो दैट इज नेट मूवमेंट. इधर का 0.5 मोल उधर चला गया. ठीक है, ओके. सर जब हाँ जी बोलो. सर जब प्रेशर डिफरेंस आ जाए तभी ये नेट मूवमेंट होता है, हाँ, राइट? प्रेशर डिफरेंस के कारण ही नेट मूवमेंट होगा ना, है ना. चलो ओके, तो एक एक करके लिख जाते हैं पॉइंट्स को. दोनों पॉइंट्स लिख जाते हैं. When a gaseous sample is introduced in a given environment, then it gets intermixed सर वो मेरा गैसियस सैंपल इज आएगा ना उधर. सो ये नोट है ना.
हाँ जी, मतलब पहला पॉइंट है कि व्हाट इज डिफ्यूजन वो लिख रहे हैं, देन विल राइट व्हाट इज इफ्यूजन. ठीक है, मिक्स्ड विद द gases ऑलरेडी. मग घेऊ दे ना दारू उघडची प्रूव कर ले भाई. उघड तीशील काय नाही तुम्ही पाहतो इशू जायचं ना. हाँ जी, समझ गया मैं तुम जो बोल रहे हो ना, लेकिन म्यूट कर लो. ओके, चलो. व्हाट आई वाज सेइंग कि इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ गैस इन अ गिवन एनवायरनमेंट, तो वो गैस जो आ रही है वो बाकी सारी गैसेस के साथ इंटरमिक्स्ड हो जाएगी, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, even against the gravity. This is called process of intermixing. Is called diffusion. Diffusion is independent of gravitational force. Okay, note it down. सर हाँ जी. सर ग्रेविटी का कुछ तो असर होता होगा, दो इट इज नहीं, नेग्लिजिबल. गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग इग्नोर ही करते हैं ना उसको पूरी तरह से. हम लोगों ने बात की थी ना प्रेशर के लिए भी, है ना. When the gases are moving, its momentum is the main factor which is contributing towards the pressure, है ना. यस, बिकॉज मास तो काफी नेग्लिजिबल होता होगा ना. नेग्लिजिबल है ना. मास या फिर इम्पैक्ट ऑफ मास वाज नेग्लिजिबल. यस यस, वेट मतलब नेग्लिजिबल होता होगा. नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन क्या है? सर इफ्यूजन में पिन होल का होना जरूरी है क्या? हाँ जी. क्यों सर ऐसा? मतलब देयर इज अ फेनोमेनन जिसमें तुमको नेट मूवमेंट चेक करना है, तो क्या करोगे? नहीं तो अगर खुला छोड़ दिया तो वो डिफ्यूजन की तरह हो गया ना. यस सर. है ना. बेसिकली इट जस्ट एक्ट्स एज अ मीडियम. Yes, yes. We are just introducing just one interface which is very small between the two zones, है ना. So that we can see the movement, right, sir? If it is having color, then you can see, or if you can feel the movement. If, Yes. like balloon के बाहर अगर पिन कर दिया और बाहर उंगली रखो तो you can feel the movement. If it is having color, then you can see the color, है ना. Yes, yes, sir. Done. सर सपोज हम वेट फुल्ली फिल, फिर से बोलो. सर सपोज हमने फुल्ली फिल बलून लिया और उसको हमने ड्रम में नहीं रखा, मतलब वो 5 ATM वाले ड्रम में नहीं, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखा और उसमें एक होल बना दिया, तो एयर बलून के अंदर से बाहर मूव करेगी, तो ये क्या होगा, इफ्यूजन की डिफ्यूजन? अगर तुमने प्रेशर बराबर रखा है तो देयर इज नो नेट मूवमेंट. नहीं सर, बलून के अंदर हाई प्रेशर है, तो फिर इफ्यूजन हो गया ना. अच्छा, तो मतलब अगर होल है तो इट विल ऑलवेज बी इफ्यूजन, अगर जनरली मिक्स हो रही है तो फिर डिफ्यूजन. ओके. Sir, can infusion and diffusion takes place at same time simultaneously? हाँ, कह सकते हैं ना. मतलब इफ्यूजन में एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया पिन होल, अदरवाइज नॉर्मल गेटिंग इंटरमिक्सिंग इज डिफ्यूजन, बट उसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट का फैक्टर है दैट इज कॉजिंग द इफ्यूजन आल्सो, है ना. ठीक है. तो कहीं कहीं तो ये भी लिखा रहता है कि इफ्यूजन इज नथिंग बट द डिफ्यूजन थ्रू अ पिन होल. ठीक है. मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं कि इफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. कहीं कहीं लिखा रहता है. आई एम नॉट टोटली सेटिस्फाइड विद दैट थिंग, क्योंकि एक बेसिक डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्रेशर ग्रेडियंट, है ना. ठीक है. बट व्हेन यू आर सेइंग कि मैंने एक बॉटल का कैप खोल दिया, उसके अंदर परफ्यूम था, उसके मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इवन इफ देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस एज सच, इवन देन देयर इज मूवमेंट ना, है ना. एंड दैट इज तो डिफ्यूजन में प्रेशर ग्रेडियंट नहीं फॉर्म होगा ना, इट्स जस्ट मिक्सिंग. हाँ, इट इज जस्ट मिक्सिंग. डिफ्यूजन में प्रेशर ग्रेडियंट प्लेज अ रोल वेयर. यस यस. हाँ, तो देव ने बोला जैसे वहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. यस, देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट दैट इज कॉजिंग द मूवमेंट, है ना. वहां पर वो पिन होल वाली बात या फिर प्रेशर डिफरेंस वाली बात नहीं है ना. ओके, डन एवरीवन.
अभी क्या करते हैं, अभी मैं स्टार्ट करूंगा इसके आगे तो फिर वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करेंगे, उनको कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और वो कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर है विच आर गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, इसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इससे रिलेटेड, वी विल सी ऑल दोस वेरिएशंस ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ठीक है सर ओके, चलो बाय एवरीवन।